गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका उर्दू ए यानी 003 का जो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर आया है सीबीएसई की तरफ से वो। ठीक है, ये देखिए आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं डीओई डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर आया है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, सेक्शन आपका इसी साल का है 22-23 क्लास 10th के लिए है। आप देख पा रहे हैं आपकी जो टाइमिंग रहेगी वो 3 घंटे रहने वाली है और मार्क्स आपके 80 रहने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई बच्चा ऐसा है जो उर्दू बी का है, किसका है, उर्दू बी का, जिसका कोड होता है 303, है ना, तो उसके लिए भी पेपर अपलोड किया जा चुका है, आप लोग वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। बेटा देखिए, मैंने इस बुक को अभी आप लोगों को नहीं पढ़ाया, मेरे चैनल पर ये बुक अभी अपलोड नहीं है। ठीक, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे ग्रामर की हो गई या कुछ चैप्टर्स जो आपके किसी दूसरी बुक से मिलते जुलते हैं वो सब अपलोड है, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए हम लोग पेपर को पढ़ लेते हैं कि क्या है हमारा पेपर। इसके टोटली इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है बेटा। ये पेपर जो होता है आपको पता है सिर्फ इसलिए होता है कि आप अपनी एलिजिबिलिटी को जान सके कि भाई आप कितना पानी में है ना, आपने कितना पढ़ लिया है। ठीक है, उस चीज़ को आप जान सके। और दूसरी चीज़ ये है कि एक आपको अंदाज़ा मिल जाए कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, तो इसलिए होता है, आप ये मत सोचिएगा कि एज इट इज़ यही आने वाला है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कॉमन, लेकिन इसमें इस गलत फहमी में नहीं रहना है आपको। ठीक है, चलिए तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक हिदायत दी गई है जिसमें बताया गया है कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके 16 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये बात ठीक है, आप सबसे पहले इसे चेक कर लीजिए कि आपके इसमें 16 क्वेश्चन हैं या नहीं है। ये देखिए हमारे 16 क्वेश्चन हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ उन्होंने दी है आपको कि भाई यहाँ पे जो है ये सवालनामा 4 हिस्सों पे मुश्तमिल है। ठीक है, इसके 4 हिस्से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हिस्सा अलिफ है, इसी तरह से हिस्सा बे होगा, हिस्सा ते होगा, या जीम होगा, या दाल होगा। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ लिखा है दी हुई हिदायत के मुताबिक ही आपको जवाब देने हैं। हर किसी के आगे कोई ना कोई हिदायत दी गई होगी। ठीक है, और उसके बाद कहते हैं कि भाई हर सवाल का जो नंबर है, कितने नंबर के रहेंगे, वो सब उसके सामने दर्ज है जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, जवाब लिखते वक्त इसका बिल्कुल ख्याल रखें कि जो आपके सवाल नंबर है वो बिल्कुल दुरुस्त डालें, है ना, सही डालें। ठीक है, और सफाई के साथ लिखें। चलिए, अब पहला जो आपका हिस्सा है ये इबारत फहमी और शेर फहमी पे है, यानी आप शेर को कितना समझ सकते हैं, इबारत को कितना समझ सकते हैं, इसके ऊपर है। ठीक है, यहाँ देखिए दिया गया है कि आपको शेरी और नसरी दोनों गैर दरसी इक़्तिबास को क्या करना है, पढ़ना है और उसके जवाब देने हैं। ये 10 नंबर का है, 5 नंबर का शेरी होगा, 5 नंबर का नसरी होगा। अब देखिए यहाँ नसरी जो इक़्तिबास है ये आपको दिया गया, आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्या है पढ़ लीजिए ज़रा जल्दी से। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि आपका भाई कलकत्ता, यानी इसमें कलकत्ता के बारे में बात हो रही है कि कलकत्ता में आज भी अंग्रेज़ों की यादगारें मौजूद हैं, यानी वो चीज़ें जो अंग्रेज़ों ने बनाई हैं वो आज भी वहाँ पे मौजूद है ना, उनका बनाया हुआ ड्यूज स्क्वायर। ठीक है, जो सयाहत मतलब होता है घूमने फिरने का, टूरिज़्म, है ना, एक अहम मरकज़ बन गया है। इसके चारों जानिब कई तारीख़ी इमारतें हैं, है ना। तो अब आप इसे पढ़िए कि बहुत सारी इमारतें हैं। राइट साइड में अब बताते हैं आपको कि यहाँ पे राइटर्स बिल्डिंग, है ना, इसमें आपको बताते हैं क्या है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्कों के रहाइश थी, रहाइशगाह, यानी जहाँ वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो क्लर्क थे वो रहते थे, है ना। मगरिब की हुकूमत के लिए आजकल मतलब वो काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पूरा इक़्तिबास दिया गया है, इसे आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे पहला सवाल लिखा है कोलकाता की सबसे खूबसूरत इमारत कौन सी है, तो आपको पता है यहाँ लिखा हुआ है, देखिए विक्टोरिया मेमोरियल है सबसे खूबसूरत इमारत, है ना, जो संगमरमर से बनी हुई है, ये देखिए। ठीक, अगला सवाल देखिए यहाँ क्या लिखा है, कोलकाता का मार्बल पैलेस किस आला मिसाल है। अब जो यहाँ पे कलकत्ता का आपका मार्बल पैलेस है वो किसकी आला मिसाल है, तो यहाँ देखिए आपको दिया गया है मार्बल पैलेस के बारे में भी कि भाई किसकी आला मिसाल है वो। ठीक है, यहाँ आप लोग पढ़ पाएंगे। ठीक, आगे चलिए तो देखिए यहाँ पे आपको और भी सवाल दिए गए, तो जो आपको ये सवाल दिए गए इन्हें आपको पढ़ना है और इसके जवाब दे रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप शेरी पे आ जाइए, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको कुछ शेरी पैराग्राफ दिया गया, इसके आपको यहाँ से जवाब दे रहे हैं। ठीक है, क्या शेरी पैराग्राफ है, चलिए इसको हम पढ़ते हैं। करे दुश्मनी कोई
तुमसे अगर जहाँ तक बने तुम कर दो गुज़र, है ना, दरगुज़र। यानी आप कहते हैं कि अगर कोई तुमसे दुश्मनी करे तो तुमसे जहाँ तक बन सके तुम क्या करो, दरगुज़र करो, यानी उसे नज़रअंदाज करो, है ना। ज़रूरी नहीं है कि कोई तुमसे दुश्मनी कर रहा है तो तुम भी उससे दुश्मनी करके बैठ जाओ, नहीं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, करो तुम ना हासिद की बातों पर गौर, है ना, यानी हासिद जो तुमसे हसद कर रहा है, जो तुमसे जल रहा है, उसकी बातों पर गौर मत करो। जले जो कोई उसे जलने दो। और अगर कोई तुम्हारी तरक्की से, तुम्हारी कामयाबी से जल रहा है ना, तो उसे जलने दो कि ठीक है भैया तुम जलते रहो। अगर तुमसे हो जाए सर्ज़ व कसूर, यानी अगर तुमसे कोई ख़ता हो गई है ना, तो इकरार करो, तौबा करो बल ज़रूर, यानी कि तो तौबा करो, पहले उस गलती का इकरार करो कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, और उसके बाद फ़ौरन उसकी तौबा करो, माफ़ी मांगो। ठीक है, बदी की हो जिसने तुम्हारे खिलाफ, यानी किसी ने अगर तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश की है, गलत बात की है ना, बुराई की है, जो चाहे माफ़ी तो कर दो माफ़। और फिर वो तुमसे माफ़ी मांगने आता है कि अच्छा भाई सॉरी मैंने ये गलती कर दी, है ना, तो फ़ौरन से उसे माफ़ कर दो। नहीं, बल्कि तुम और एहसान करो। ठीक है, और क्या है, उसे माफ़ कर दो और उल्टा तुम उसे उसके ऊपर और एहसान करो, यानी अब तुम उसके साथ मतलब बुरा सलूक नहीं करो, है ना, तुम उससे हंस के ही बात करो, भलाई से उसको पशेमा करो, है ना। पशेमा मतलब होता है शर्मिंदा करना। तो अब आप क्या करो, आप उसके साथ और अच्छे अच्छे काम करो ताकि वो खुद शर्मिंदा हो जाए कि देखो ये वही इंसान है जिसके साथ मैंने बुरा करा, तो ये मेरे साथ इतना अच्छा कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ सवाल जवाब दिए गए। देखिए मैं नसरी इक़्तिबास इसलिए नहीं पढ़ाती क्योंकि वो आप पढ़ के खुद भी जवाब दे सकते हैं। शेरी इक़्तिबास आप लोग के लिए मुश्किल होता है, इसलिए मैं उसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब देखिए यहाँ लिखा है, अगर कोई दुश्मनी करे तो उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, उसे दरगुजर करना चाहिए, है ना। शायर ने किसकी बातों पर गौर ना करने का मशवरा दिया है, तो हासिद की बातों पे। ठीक है, अगर कोई गलती हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, फ़ौरन उसका इकरार करना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए, यानी तौबा करनी चाहिए। ठीक है, बुरा सलूक करने वाले के साथ हमें किस तरह पेश आना चाहिए, तो हमें अगर कोई हमारे साथ बुरा सलूक करता है तो भी हमें उसके साथ प्यार से और भलाई के साथ पेश आना चाहिए। हासिद के क्या मायने हैं, हासिद के मायने होते हैं जलने वाला, है ना, जो आपसे जले, आपसे हसद करे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपको अब दो दरसी इक़्तिबास दिए गए। दरसी का मतलब होता है जो आपकी किताब से लिए गए हैं। ठीक है, तो पहला तो आप यहाँ देख पा रहे हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की गज़ल है, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, बेहतर तो है यही कि ना दुनिया से दिल लगे, पर क्या करे जो काम न बेदिली से चले, है ना, बेदिल लगी से चले। यानी कहते हैं कि हयात ली आई, यानी ज़िंदगी हमें ली आई तो हम आ गए, और हमें मौत लेके चली गई इस दुनिया से तो हम चले गए, ना अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले। यानी इस दुनिया में आने से पहले भी हमसे नहीं पूछा गया कि तुम इस दुनिया में जाना चाहते हो या नहीं, है ना, और जब हमारा मौत का वक्त आया तो भी हमसे नहीं पूछा गया कि अब तुम इस दुनिया को छोड़ना चाहते हो या नहीं। ठीक है, दूसरे शेर में कहते हैं बेहतर तो है यही कि ना दुनिया से दिल लगे, यानी कि ये दुनिया क्योंकि हमें पता है सराय है ना, एक ना एक दिन फ़ना होने वाली है, हमें इस दुनिया से एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। तो कहते हैं बेहतर तो यही है कि इस दुनिया से हम दिल ना लगाएं, लेकिन क्या करें जो बेदिली से काम ही नहीं चल रहा है ना, यानी बेदिल लगी से काम नहीं चल रहा है। जब तक हम दिल नहीं लगाएंगे, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि हम इस दुनिया में दिल ना लगाएं। भाई बताइए, दिल लगाने का क्या मतलब है कि हमें इस दुनिया की हर चीज़ पसंद आने लगती है, हमें अच्छा लगने लगता है इस दुनिया में इंगेज रहना, मसरूफ़ रहना, काम करना, है ना। आगे लिखते हैं, कम होंगे इस बिसात पे हम जैसे बदकुमार, जो चाल हम चले सो निहायत बुरी चले, यानी हम जैसे बेकार लोग, कमतर लोग बहुत कम होंगे। क्यों, क्योंकि हमने आज तक जो भी चाल चली, चाल चलना मतलब यहाँ पे साजिश करना नहीं है, चाल चलना मतलब जो भी हमने कदम उठाए या जो भी हमने चाहा, जो भी हमने प्लानिंग की, वो सब गलत ही रही। ठीक है, हो उम्र खिज़र भी तो कहेंगे बेवक्त मर गए मर्ग, है ना, हम क्या रहें यहाँ, अभी आए अभी चले। तो कहते हैं अगर हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम की उम्र भी अगर हमें मिल जाए ना, जैसे हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहा जाता है कि भाई जब दुनिया बनी थी वो तब से हैं और जब तक दुनिया रहेगी तो तब तक रहेंगे, यानी अज़ल से अबद तक हैं वो। ठीक है, और उनका काम क्या है, भूले भटकों को राह दिखाना। तो कहते हैं कि अगर हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम की उम्र भी हम लोगों को मिल जाएगी ना, तो भी हम ये कहेंगे अरे क्या रहे, कोई उम्र नहीं पाई, अभी आए थे अभी चले गए, है ना, यानी पल भर रहे। आगे लिखते हैं, नाज़ा ना हो खुद पर जो होना है हो वही,
दानिश तेरी ना कुछ मेरी दानिश्वरी चले। तो कहते हैं मतलब अपने ऊपर नाज मत करो, फ़ख्र मत करो। अगर तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो गया है तो उसके लिए फ़ख्र करने की ज़रूरत नहीं है कि क्योंकि ये तुम्हारी दानिशगिरी नहीं है, यानी तुम्हारी काबिलियत नहीं है, ना तुम्हारी काबिलियत है ना मेरी काबिलियत है। क्योंकि इस दुनिया में जो होता है वो सब अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। बेशक हम मेहनत कर सकते हैं, है ना, हम दुआ मांग सकते हैं, लेकिन होता वही है जो अल्लाह चाहता है ना। तो कहते हैं कि तेरी या मेरी किसी तरह की दानिशवरी काम नहीं आती। तो लिखते हैं दुनिया में किसकी दानिशवरी चलती है, तो किसकी चलती है, अल्लाह की चलती है ना, जो होना है वही होगा। तो लिखते हैं शायर ने किस से दिल लगाने को बेहतर बताया है। तो दिल ना लगाना क्या है, दुनिया से दिल ना लगाने को बेहतर बताया कि भाई दुनिया से दिल मत लगाओ। किस चीज़ पर इंसान को नाज नहीं करना चाहिए, तो दानिशवरी पर नाज नहीं करना चाहिए, है ना, कि भाई हम बहुत काबिल हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, इस पे नाज नहीं करना चाहिए। मर्ग के क्या मायने हैं, मर्ग के मायने हैं मौत। ठीक है, आगे लिखा है किस पर इंसान का कोई ज़ोर नहीं है। तो मौत पर इंसान का कोई ज़ोर नहीं है, ज़िंदगी पर इंसान का कोई ज़ोर नहीं है ना, कब आई कब चली गई, है ना, तो इस पे इंसान का कोई ज़ोर नहीं है। अब इसके बाद देखिए ये आपका एक दरसी इक़्तिबास है जो कि नसरी है। तो नसरी इक़्तिबास तो मैं पढ़ाती ही नहीं हूँ, तो ये आप लोग खुद से पढ़िए और करिए, क्योंकि नसरी इक़्तिबास में आपको सामने से ही जवाब मिल जाते हैं, है ना। तो ये आप लोग कर लेंगे। अब आ जाइए आपके हिस्सा 2 पे। ठीक है, हिस्सा 2 में आपको क्या करना है, ग्लोबल वार्मिंग के उन्वान पर आपको क्या करना है, 250 से 300 अल्फाज पे मुश्तमिल एक मजमून लिखना है ग्लोबल वार्मिंग पे, है ना। ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब है कि जो आपका तापमान बढ़ रहा है। तो बेटा देखिए आपके ना बहुत सारे ऐसे और बहुत सारी एप्लीकेशन लेटर वगैरह मैंने ना अलग अलग प्लेलिस्ट बना के अपलोड किए हैं। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर नहीं भी डालती हूँ वैसे मैं डाल दूँगी, तो आप लोग डायरेक्ट जाके भी ले सकते हैं। ठीक है, ये 10 मार्क्स का है, तो कम से कम 250 से 300 वर्ड्स में आपको लिखना है, यानी एटलीस्ट आपको कितने पेजेस हो जाएंगे, अगर 250 से 300 पेजेस वर्ड लिखेंगे तो कम से कम आपका 1 से 1.5 पेज हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग पे। अगला सवाल देखिए, लिखा है दिल्ली की तारीख़ी मकामात का जिक्र करते हुए अपने वालिद को एक ख़त लिखिए। देखिए अब आपको क्या करना है, वालिद के नाम ख़त लिखना है। तो देखिए वालिद के नाम हमने 2-4 ख़त आपको पढ़ाए हैं, है ना, तो आप उससे थोड़ा सा पैटर्न ले सकते हैं, हिंट कि भाई हम दिल्ली आए हैं, घूमने आए हैं। देखिए यहाँ दिया नहीं गया कि आप दिल्ली क्यों आए हैं, आप स्टडी के पर्पज़ से भी आ सकते हैं, आप घूमने के पर्पज़ से भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर स्टडी के पर्पज़ से आए तो आप संडे को घूमने गए हैं, या आप स्कूल की तरफ से हिस्टोरिकल प्लेस पे विज़िट करने गए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे तारीख़ी मकामात जो भी हैं आपके, जैसे लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, है ना, तो इनके ऊपर आपको क्या करना है, एक नोट लिखना है। ठीक, आगे देखिए यहाँ लिखा है मोहम्मद असलम परवेज़ की ज़िंदगी पर, उनकी हालात ज़िंदगी पर आपको एक नोट लिखना है, या फिर औरतों के हुकूक़ के जो मजमून है उसके ज़रिए क्या पैगाम दिया गया है उसके ऊपर नोट लिखना है। तो दोनों में से कोई भी एक काम करना है, ये आपके 4 मार्क्स का रहने वाला है, चाहे आप असलम परवेज़ को लिख लीजिए, चाहे औरतों के हुकूक़ पर लिख लीजिए। अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा हुआ है, गुज़र मेरा तेरे कूचे में, गो नहीं ना सही मेरे ख़याल में तू लाख बार है ना, लाख बार गुज़रे। इस शेर की तशरीह कीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, तो इसमें शायर ये कहता है कि भाई तेरे कूचे मतलब होते हैं गली, है ना, मैं तेरी कूचे में नहीं आया, तेरी गली में नहीं गुज़रा। ठीक है, मैं तेरी जैसे और आशिक होते हैं, है ना, वो माशूक की गली के चक्कर लगाते रहते हैं, मैंने इस तरह से तेरी गली के चक्कर नहीं लगाए, ना सही। ठीक है, लेकिन मेरे प्यार में किसी तरह की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे ख़याल में तू लाख बार गुजरता है, यानी एक दिन में लाखों बार मैं तुझे सोचता हूँ, है ना, तो ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है। ठीक, तो इस तरह से आप तशरीह कर सकते हैं। पहले देखिए जब भी आपको तशरीह दी जाए, क्योंकि 3 मार्क्स की है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, सियाक़ व सबाक़ लिखना होता है, सियाक़ व सबाक़। ठीक है, यहाँ पे सीन के साथ ये अलीफ और काफ होता है, फिर वाव लग के फिर यहाँ पे बे बन जाता है, बे अलीफ और काफ हो जाता है। सियाक़ो सबाक़, सियाक़ो सबाक़ में आपको लिखना होता है कि भाई ये शेर जो है, ये गज़ल का जो शेर है, इसको लिखने वाले कौन है, इसके शायर कौन है। ठीक है, इसके बाद फिर आप लिख करते हैं तशरीह, तो इस तरह से तशरीह डालते हैं और उसके बाद तशरीह करते हैं। ठीक,
अब आपसे कहा गया या तो इस शेर की तशरीह कीजिए, नहीं तो जोश मलियाबादी की जो नज़्म है गर्मी और देहाती बाज़ार का खुलासा कीजिए। तो अब दोनों में से जो काम आपको अच्छा लगे, जो भी आपको ने पढ़ा हो, जो आपको ईजी लगे, आप उसे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगले सवाल पे आइए। तो यहाँ लिखा है कृष्णचंद के हालात ज़िंदगी पर एक नोट लिखिए। ठीक है, तब आप ये भी कर सकते हैं। 4 मार्क्स का है कि भाई कृष्णचंद कौन थे, कब कहाँ पैदा हुए, क्या क्या लिखा, है ना। तो ये आप अपनी बुक में आपको दिया गया है। जैसे ही आपका कोई भी चैप्टर शुरू होता है, जैसे कृष्णचंद का आपका चैप्टर शुरू होगा तो वहाँ सबसे पहले ही दिया हुआ होगा कि भाई ये एक बहुत बड़े अफसाना निगार है, नावल निगार है ना। आगे देखिए लिखा है कवायद की बात कर लें। तो यहाँ लिखा है वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए फ़ेल, इस्म, ज़मीर, सिफ़त और इनकी सफ़री किस्में, ये सब चीज़ें मैंने करा रखी हैं। एक बार आप लोग विज़िट कीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है सुलेमान कल स्कूल जाएगा। ठीक है, ज़माने के लिहाज से इस जुमले में कौन सा फ़ेल है, तो आप बता दीजिए कौन से फ़ेल की किस्म है। कल जाएगा, मुस्तकबिल की बात हो रही है ना, गया नहीं है और अभी जाएगा मतलब गया था भी नहीं। ठीक है, जाएगा फ्यूचर की बात हो रही है तो मुस्तकबिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखा है मैं कामयाब, दीद भी महरूम है, दीद भी जलवाओं के अज़दहाम ने हैरान बना दिया। तो अब कहते हैं बताइए इसमें क्या लिखा है, इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है। तो अब आप बताइए भाई कौन सी सनत है। सनतें भी मैंने अलग अलग आप लोगों को पढ़ाई हैं, वहाँ से आप लोग इसे भी देख सकते हैं। आगे देखिए लिखा है कलाम में जब किसी मशहूर वाक़े या रवायत की तरफ इशारा किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग तलमी कहते हैं। ठीक है, ये सनत है, एक है ना, सनत तलमी की जिसे कहा जाता है। आगे देखिए लिखा है नाम रोशन करना, मुहावरे को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। हवा से बातें करना, इसके भी माने बताइए। देखिए मुहावरे हैं, वैसे मैं इनका आंसर बता दूंगी कि भाई नाम रोशन करना मतलब होता है कि कोई काम में कामयाबी हासिल कर लेना, है ना। हवा से बातें करने का मतलब भी होता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ चलना, है ना, बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच जाना। ठीक है, वैसे बेटा ज़रूरी नहीं है कि यही मुहावरे हैं, इसलिए मैंने एक आपकी अलग से वीडियो बनाई जिसमें मैंने तकरीबन 100 to 150 आपके लिए मुहावरे करवाए हैं, उनके जुमलों में इस्तेमाल कराए हैं, उनका मायने बताए हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको और हिंट मिल जाए कि मुहावरे क्या होते हैं, किस तरह से लेके जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल लिखा है आपका सवाल नंबर 11। सवालिया लहजे के इजहार के लिए जुमले की आखिर में जो निशान लगाया जाता है उस निशान को क्या कहते हैं, उसे सवालिया निशान कहते हैं और वो इस तरह से लगता है। ठीक है, आगे लिखते हैं शेर के कितने हिस्से होते हैं, हर हिस्से को क्या कहते हैं। तो आपको पता है एक शेर में जो है 2 हिस्से होते हैं, है ना। पहले हिस्से को पहला मिसरा और दूसरे हिस्से को दूसरा मिसरा कहा जाता है। 2 मिसरे मिलके एक शेर बनता है। ठीक है, तो बेटा मैं कुछ चीज़ें आप लोग को बताए भी दे रही हूँ, कुछ चीज़ें मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रही हूँ ताकि आप खुद से जुस्तजू करें और ढूंढें। अब आपका जो तीसरा हिस्सा चौथा हिस्सा आ रहा है दाल। इसमें देखिए क्या लिखा है, सवाल दिया गया है 13वां, भोला कहाँ चला गया था और क्यों। ये आपकी किताबों से हैं, तो मैंने बेटा ये भी लेसन पढ़े नहीं है तो मैं इसलिए आपको बता नहीं सकती, तो आप लोग खुद से देखिएगा, है ना। आजमाइश किसका ड्रामा है, तो ये आप लोग खुद देखिए, आपकी बुक में ही दिया हुआ होगा। ठीक है, दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बसती है। ये शेर किसकी गज़ल का है, तो बेटा ये भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा किसकी गज़ल का है ये शेर। मेरे ख्याल में फ़ानी बदायूनी का है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसे आप लोग पढ़ लेंगे। अब वैसे इसका तशरीह ये है कि भाई दिल का उजाड़ना सहल सही, यानी दिल को उजाड़ना आसान है, सहल मतलब होता है आसान होना, है ना, कि दिल को उजाड़ना तो बहुत आसान है लेकिन बसना सहल नहीं है, यानी दिल किसी से लगे, दिल दोबारा बसे, ये आसान काम नहीं है। उजाड़ा तो बहुत आसानी से जाता है, आप 2-4 बुरी बातें बोल दीजिए, किसी का भी दिल आप आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन किसी के दिल में जगह बनाना, है ना, अपने लिए इज्जत बनाना, ये बहुत बड़ा काम है। तो आगे कहते हैं बस्ती बसना खेल नहीं, यानी बस्ती बसना खेल नहीं है, ये बसते बसते बसती है ना, यानी किसी के दिल में इज्जत हासिल करना, अपने लिए मकाम बनाना आसान काम नहीं है। जब आप उसके साथ अच्छे से पेश आते हैं, अपना अच्छा व्यवहार दिखाते हैं, बर्ताव उसके साथ अच्छा करते हैं, अच्छे सलूक करते हैं, तब उसके दिल में आपके लिए जगह बनती है ना। कहते हैं ना कि किए कराए पे 1 सेकंड में पानी फिर जाता है, इज्जत बनाने में सदियां लग जाती हैं, इज्जत गंवाने में पल भर नहीं लगता। ठीक है, ये उसी शेर को उसी बात को यहाँ पे ये शेर बताना चाहता है।
खैर आप एक बार चेक कर लीजिएगा ये किसका है, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है इस बुक को, इसलिए मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ इन चीज़ों के बारे में। अगला देखिए, लिखा है ख़ुद को गालिब शिकन कहने वाले शायर का कोई एक शेर लिखिए। ठीक है, गालिब शिकन कौन कहता था, मतलब कौन सा शायर है जो अपने आप को गालिब शिकन कहता था। ठीक है, उसका कोई एक शेर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए। आगे लिखा, मुसन्निफ़ ने जब फ़कीर को नौकरी की पेशकश की तो उसने क्या तनख्वाह मांगी और क्यों। अब ये भी आपके चैप्टर से रिलेटेड है कि भाई जब मुसन्निफ़ ने कहा होगा किसी फ़कीर से कि भाई तुम मेरे वहाँ नौकरी कर लो, तो उसने क्या तनख्वाह मांगी, कितने पैसे मांगे और क्यों मांगी। ठीक है, आगे देखिए लिखा है मौलवी अब्दुल हक की अदबी खिदमत पर रोशनी डालिए। ठीक है, तो अब आपने मौलवी अब्दुल हक के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, उनके खाका निगारी या जो भी उनकी आपने पढ़ी है तो उसके बारे में आपको लिखना है कि भाई मौलवी अब्दुल हक ने उर्दू अदब में क्या खिदमत अंजाम दी, वो उन्होंने क्या क्या किया उर्दू अदब के लिए, कौन कौन सी किताबें लिखी, है ना। आगे लिखा है सवाने पर एक नोट लिखिए। अब देखिए यहाँ पे सवाने पर एक नोट लिखी आया है, तो ये नोट आपका नॉवेल निगारी पे, अफसाना निगारी पे, दास्तान निगारी पे, ड्रामे पे या फिर गज़ल नज़्म पे भी आ सकता है। तो ये आप शॉर्ट नोट तैयार करके जाएंगे। इसके लिए भी मैंने एक अलग से छोटी छोटी वीडियो अपलोड की हैं, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं कि सवाने किसे कहा जाता है, उसके अज़ाए तरकीबी क्या हैं, है ना, सवाने और खाके में क्या फ़र्क है या सवाने और ख़ुद नविश्त में क्या फ़र्क है, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें देख सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो कि आपकी 20-22 मिनट की हो चुकी है। इसमें हमने क्वेश्चन पेपर को जाना है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है या जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैं एक डाउट क्लास बनाऊँगी आपके एग्ज़ाम से पहले। अगर कोई भी डाउट हो आप लोगों को तो आप मुझे कमेंट कीजिए, उन कमेंट्स को हम लेंगे एक साथ और देखेंगे क्या क्या करना है। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।